नमस्कार, आप सबका स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति पद्धति यानी कि केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इस वीडियो को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि केपी के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी सीखने से संबंधित एक सीरीज बना रखी है अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको आई बटन में भी मिल रहा होगा। और ये सीरीज जब मैंने बनाई उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको देखा, कई सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट्स किया और जब मैंने उनके कमेंट्स सुने प्लस क्या है उनके जो जब मेरे को वो फ़ोन करते हैं तो उनकी मैंने जब बातें सुनी तो मुझे कई बार ऐसा हैरानी हुई, जैसे कि उन लोगों ने सबलॉर्ड को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है, और देना भी चाहिए, ठीक है। मैं बातों को धीरे धीरे क्लियर करता हूँ, यानी कि उन लोगों ने सबलॉर्ड को बहुत ज़्यादा महत्व दिया फलादेश में। देखिए और उन्होंने क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखे अलग अलग ज्योतिषाचार्यों की और उनमें यही देखा कि सबलॉर्ड जो है वो सब कुछ है, सबलॉर्ड देवता है, सबलॉर्ड ही सब कुछ करेगा। जबकि मैं आपको बता देता हूं, मैंने हर वीडियोस में बताया है कि सबलॉर्ड बहुत बड़ा है परंतु प्लेनेट से बड़ा नहीं है। जबकि ये बताया जाता है कि प्लेनेट जो है वो एक सिर्फ न्यूनतम लाइन है और जो खिलाड़ी है वो सबलॉर्ड है, ऐसा नहीं है। प्लेनेट जो है वो सिग्निफिकेशन देगा कुछ घटना का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जब भी कोई फोन करता है मेरा सबलॉर्ड में बहुत अच्छा सिग्निफिकेशन है, सबलॉर्ड में 10-11 है, अरे सबलॉर्ड में 10-11 है तो उसको अपने पास रखो, क्योंकि जब तक प्लैनेट किसी चीज को सिग्निफिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिजल्ट का जो मूल सोर्स है वो तो प्लैनेट है, वो तो ग्रह है। जब ग्रह उस चीज को सिग्निफिकेट नहीं कर पाएगा, उस चीज को नहीं दे पाएगा या ग्रह अपने तरीके से ही उसको काट देगा, जैसे कि जब उसने 4 दिया, उस 4 के साथ 3 भी दे दिया तो ग्रह ने अपने आप ही 4 को काट दिया 3 के साथ। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि प्लेनेट जो है वो सबसे स्ट्रांग है, जो मेरा अनुभव और मेरा मानना कहता है। हाँ, सबलॉर्ड है, उसके कारण क्या है कि प्लेनेट किसी चीज को रिजल्ट देगा, उसके बाद उसका जब स्टार आएगा, जब उसका नक्षत्र आएगा तो नक्षत्र करेगा उस चीज को फुलफिल कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूं और मैं इस चीज को और स्ट्रांगली रिजल्ट पे ले जा रहा हूं। तो यहां पे प्लेनेट के साथ स्टार ने रिजल्ट दिया। फिर जो फिनिशिंग लाइन है ना, उस फिनिशिंग लाइन को किस रूप में क्लियर होना है वो दिखाएगा आपका जो है वो आपका सबलॉर्ड यानी कि उप नक्षत्र स्वामी। यहां पे उप नक्षत्र की वैल्यूज है। जब हम सिग्निफिकेटरों की बात करते हैं, पहला तो एक नियम, दूसरा कि सबलॉर्ड कब उपयोगिता देता है, जब हम कस्प की बात करते हैं। कस्प का मतलब कि भावों के कस्प जब बनाएंगे वहां पे आपको सबलॉर्ड देखना है, ठीक है। हम जब सबलॉर्ड को महत्वपूर्ण ग्रह मान लेते हैं तो सबलॉर्ड को मालिक नहीं माना जाता, सबलॉर्ड के प्लेनेट को जो है वो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। पहली बात तो ये कि इतनी सी लाइन में फलादेश भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो वैदिक ज्योतिष से निकली है। तो इसका मतलब कि वैदिक ज्योतिष का एक पार्ट है, तो वैदिक ज्योतिष के अंदर बहुत सारे पार्ट है और सारे पार्ट्स जब मिल जाते हैं तो एक पेड़ बनता है जिसका नाम है वैदिक ज्योतिष। तो कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो नक्षत्रों पे बनी हुई है। इसका मतलब कि कृष्णमूर्ति पद्धति को कुछ और पद्धतियां या कुछ और वैदिक ज्योतिष के एलिमेंट मिलके उसको और अच्छा निखार सकते हैं। तो मैं आपको पर्सनल अनुभव बताता हूँ, पर्सनल अनुभव है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो है वो बहुत बड़ी चीज है। देखिए, जिन्होंने कृष्णमूर्ति पद्धति बनाई वो महान है और महान ही रहेंगे, लेकिन हर व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ चीजें शेयर करता है, ठीक है। गलती है तो मैं क्षमा मांगूंगा, परंतु मैं अनुभव की जब बात करता हूं तो कृष्णमूर्ति पद्धति को और ज्यादा सटीक और ज्यादा अच्छी बना सकते हो आप इसमें अगर आप सर्वाष्टक वर्ग को ऐड कर दो तो। सर्वाष्टक वर्ग बहुत ही अच्छी जो है वो पद्धति है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को सर्वाष्टक वर्ग सिखाया है, ठीक है, और मैं आने वाले कुछ समय में इसके लिए कोर्सेज भी लाऊंगा और प्लस क्या है उसके लिए एक वीडियो सीरीज भी जरूर बनाऊंगा। तो सर्वाष्टक वर्ग को अगर हम ऐड कर देते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लाभ होता है। प्लस इसमें एक और चीज होती है, वो है कारक भाव। अगर हम कृष्णमूर्ति पद्धति में कारक भावों को देखना जरूर शुरू करें, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे लोग जैसे शादी की बात करते हैं तो शादी के लिए देखते हैं कि सप्तम घर का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो शादी के लिए प्रॉमिसेस देगा, उसका स्टार जो है उन प्रॉमिसेस को फुलफिल करने का तरीका बताएगा और जो सबलॉर्ड होगा वो उसको फिनिश कर देगा, फिनिशिंग लाइन पे ले जाएगा।
ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। और बहुत सारे लोग ये चीज देखते हैं और कहते हैं हाँ भाई आपके तो मैरिज है, हाँ भाई आपके तो मैरिज नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैरिज जो है ना वो एक जनरल प्रेडिक्शन है, मैरिज एक जनरल चीज है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जनरल है कि कुछ भी एक भी अगर 2, 7, 5, 9, 8, 11 भी मिल जाता है तो हम शादी कर सकते हैं, हाँ हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, इतनी सी चीज के लिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई शादी होगी या नहीं होगी। इसके लिए इसका कारक ग्रह शुक्र, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शुक्र की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि शुक्र किन भावों का कस्पल सब लॉर्ड बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस शुक्र क्या दिखा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक बात और आ जाती है कि अगर आपने 7th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड जो ग्रह देखा है, अगर वो ग्रह आपका प्रोमिस कर देता है, अगर वो प्रोमिस कर देता है और वो अगर ग्रह प्रोमिस करने के बाद अगर वो ग्रह रूलिंग प्लेनेट में नहीं है या फिर वो रूलिंग प्लेनेट में रेट्रोगेट है, तो आप उस समय अगर फलादेश करोगे कि आपने कह दिया कि भाई हाँ आपकी जो है दशा अंतर्दशा में देख के बता दिया कि हाँ भाई आपको जो है वो 6 महीने बाद मैरिज हो जाएगी, गलती है वहां पे आपकी। अगर वो प्लेनेट रूलिंग प्लेनेट में उस समय नहीं है और उस समय वो वक्री है तो आपको वहां पे टारगेट नहीं बना, उसको आप ये कह सकते हैं कि हाँ या इसमें जो है वो रूलिंग प्लेनेट में नहीं है तो आप कुछ समय बाद आइए या किसी और व्यक्ति के पास जाके पता करिए। अभी जो है वो योग ऐसे बन नहीं रहे हमारे जो है वो रूलिंग प्लेनेट के हमारे योगों के योग, क्योंकि रूलिंग प्लेनेट ज्योतिषाचार्य का भाग्य है। ज्योतिषाचार्य जो फलादेश करेगा ना उसको फुलफिल करता है। तो हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं आप भाई 2 महीने बाद आइए। जब वो 2 महीने बाद आएगा तो रूलिंग प्लेनेट बदल जाएंगे और हो सकता है कि उस समय हमारा काम बैठ जाए, हमारी भविष्यवाणी अच्छा लीजिए। हो सकता है कि हम पहले भी दिसंबर में ही बता रहे थे, अब भी दिसंबर में ही बता रहे हैं, परंतु क्या होता है हमारा भाग्य उसे जुड़ जाता है तो हमें लाभ होता है। तभी तो हम कहते हैं ना, जैसे बहुत सारे आप वीडियोस देखोगे तो उसमें कहते हैं राहु का सटीक उपाय, केतु का सटीक उपाय। अब जब वो सटीक है तो फिर लोगों के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहा है, फिर क्यों लोग भाग रहे हैं बार बार राहु के उपाय करने के लिए, क्यों भाग रहे हैं ज्योतिषाचार्यों के पास केतु के उपाय करने, जब यूट्यूब पे सटीक उपायों की बहुत बड़ी लिस्ट है फिर भी भाग रहे हैं। कारण क्या है कि रूलिंग प्लैनेट्स को समझना, ठीक है ना। अगर हम रूलिंग प्लैनेट्स को नहीं समझेंगे तो हम फलादेश नहीं कर सकते केपी में। केपी सिर्फ सिग्निफिकेंट टेबल नहीं है, एक छोटी सी सिग्निफिकेंट टेबल बना ली और हाँ मेरा 6-11 है, उसके नीचे भी 6-11 है, उसके नीचे तो मेरा 10-11 है। ये 6-11 6-11 10-11 करते करते 100-12-25 जरूर हो सकता है। ये बहुत कम टाइम होता है कि इनसे रिजल्ट आ जाए। बहुत सारी कुंडलियां है, आपको रूलिंग प्लेनेट में जाना पड़ता है। उसके बाद नहीं होता, फिर उसके बाद क्लासिकल एक टेबल और बनती है जिसमें प्लैनेट्स जो है वो रिजल्ट देते हैं। अगर आपका प्लैनेट वहां पे जिस भाव का आप परिणाम ले रहे हो, आज आप ये सोच रहे हो कि मुझे बढ़ोतरी मिलेगी, उस समय पे 10th हाउस के सिग्निफिकेशन क्लासिकल सिग्निफिकेटर के अंदर अगर वो ग्रह डी टाइप में सी टाइप में पड़ा है ना तो वो परिणाम बहुत ही न्यूनतम आएंगे और हो सकता है वो आए भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है जब आप कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर फलादेश करते हो। तो ये नहीं है कि आपने सीधा एक पॉइंट देख लिया और उससे फलादेश कर दिया, नहीं। दूसरा एक केपी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव के तौर पे मैं एक अपनी बता रहा हूँ, अनुभव के तौर पे देखो ये सारी बातें क्या अनुभव के तौर पे आती है, लोग हमें सिखाते हैं। ऐसे कि जो हमें फोन करते हैं कि गुरुजी ऐसा था फिर मेरे क्यों नहीं हुआ, तो हमें भी सीखने को मिलता है, इसमें क्या दुराई है। तो जब भी हम कोई प्रोमिसेस देखते हैं ना, जैसे मैरिज की ही बात करते हैं, तो जब हम मैरिज का प्रोमिसेस देखते हैं ना उसके साथ नो मैरिज यानी 6th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड के भी प्रोमिसेस देखिए, क्या वो भी साथ में चल रहे हैं, क्या 6th हाउस का प्रोमिसेस जो है वो हमारे ज्यादा स्ट्रांग है, प्लस दशा अंतर दशा के अंदर 6th हाउस वाले प्रोमिसेस के ग्रह ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि उदाहरण के लिए 6th और 7th हाउस दोनों का ही एक ही ग्रह है, यानी कि 6th हाउस सीएसएल भी एक है और 7th हाउस सीएसएल भी एक है। अब दोनों का एक ही ग्रह है, दशा अंतरदशा जो चल रही है उसके अंदर वो जो है वो साथ में है, तो फिर परिणाम कैसे नहीं आ रहे, कैसे आएंगे। तो उस समय हमें रूलिंग प्लैनेट जो है वो सपोर्ट करता है, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट क्या करेगा हमें कि जैसे कि दोनों का जो 6th हाउस 7th हाउस दोनों का जो ग्रह है वो बुध है, ठीक है। अब रूलिंग प्लैनेट्स में बुध आ गया, प्लस क्या होगा रूलिंग प्लैनेट्स के अंदर हमें बुध के साथ और ग्रह मिलेंगे। और जब हम ये देखेंगे कि हमारी जो महादशा या अंतरदशा में जो बुध है
उसके नीचे वाला ग्रह यानी प्रत्यंतर दशा का या उसके ऊपर वाला ग्रह महादशा का, वो अगर रूलिंग प्लेन में अच्छे हैं और कारक भाव से जुड़े हुए हैं और शुक्र भी उनके बीच में आ रहा है, तो हम वहां पे फलादेश करके उस बुध के नेगेटिव फलादेश को पॉजिटिव में तब्दील कर सकते हैं उस रूलिंग प्लेनेट के द्वारा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रूलिंग प्लेनेट बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं, प्रोमिसेस को और ज्यादा क्लियर करने का काम रूलिंग प्लेनेट करता है। फिर क्या है, सर्वाष्टक वर्ग भी है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि सर्वाष्टक वर्ग जो है, जैसे कि हमने शादी का देखा पॉइंट, अब शादी में कुछ भी अड़चने हो रही है, सीधा सप्तम भाव में जाएंगे, उसके साथ सप्तम भाव में जाके हम ये बिंदु देख लेंगे, प्लस क्या करेंगे, सप्तम भाव के जो सौदे पिंड है उनके द्वारा जो है पता करेंगे। सौदे पिंड से हम निकालेंगे कि भाई कौन सा सहम चल रहा है, उसके द्वारा कैसी शादी हो रही है। प्लस क्या होगा कि जो है हम ये भी आइडिया निकाल सकते हैं वहां पे कि आपका जो सप्तम भाव है उसका ग्रह कौन है, प्लस शुक्र के विनाष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं। मैं सर्वाष्टक वर्ग को जोड़ के इसका कचरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा कि जब आप सर्वाष्टक वर्ग को इस पे जोड़ देते हो ना, तो आपके परिणाम बहुत सटीक आने वाले होते हैं, बहुत लाभ मिलते हैं। हाँ, ये है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो बड़ा एक उलझन वाला है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आए, उन्होंने क्यों नहीं जोड़ा। मैं देखो उन चीजों के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमेशा एक ज्योतिषाचार्य का एक प्लस पर्सनल अपना मत होता है कि वो अपना काम करे, प्लस क्या है उसमें रिसर्च करे। धन कमाना अपनी जगह है, प्लस रिसर्च करना बहुत बड़ा है, क्योंकि रिसर्च करने से नए लोग तैयार होते हैं। जब मैंने रिसर्च की तो मैंने केपी का बहुत सारे बैच करवाए, ज़्यादा तो नहीं करवाए लेकिन कुछ बैच करवाए, उनमें बहुत सारे लोग सीखे। और उसके बाद जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने सर्वाष्टक वर्ग करवाया। तो सर्वाष्टक वर्ग जब लोगों ने सीखा तो जब उन दोनों को मिलाया तो गजब के परिणाम निकले। तो उन चीज़ों से हमें पता चलता है। ठीक है, एक इसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और देता हूँ कि जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, तो हमें हिट थ्योरी भी आनी चाहिए। हिट थ्योरी, और मोस्टली देखो क्या होता है ना, हिट थ्योरी का प्रयोग वास्तु में तो बहुत जबरदस्त है। जिसको वास्तु आता है, अब आप कहोगे कि मैं केपी से अष्टक वर्ग पे आया फिर वास्तु पे आया, मैं आपको बताता हूँ हिट थ्योरी है वो केपी से निकली है। लेकिन अब एक चीज आप देखिएगा, क्यों मैंने सर्वाष्टक वर्ग को बीच में लाया। सर्वाष्टक वर्ग को इसलिए लाया क्योंकि जो पद्धति जिसके साथ मिलके एक परिणाम बना देना उसका मजा आता है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जो आपकी पद्धति है, आपकी हिट थ्योरी, वो प्योर केपी की मतलब आपकी जो है वो पद्धति है। यानी कि हिट थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जो वेस्टर्न एस्पेक्ट्स है, यानी कि जो दृष्टियां है कृष्णमूर्ति पद्धति में, जैसे वैदिक में आपने दृष्टियां सुना होगा कि 7वीं आपकी जो है वो 9वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि और चौथी दृष्टि। तो ये जो दृष्टियां होता है ना, उसी प्रकार केपी के अंदर वेस्टर्न एस्पेक्ट्स होती है। तो जो वेस्टर्न एस्पेक्ट्स है ना, वो क्या होती है कि उससे एक हिट थ्योरी पैदा होती है। और हिट थ्योरी जो है ना, उसका कृष्णमूर्ति पद्धति में तो है ही है मजा, उसके जो है लाभ है ही है कृष्ण पद्धति में, लेकिन वास्तु में उसका इतना ज्यादा प्रयोग किया जाता है कि लोग जो हैं वो वास्तु के अंदर इसको आप ये माने कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी या गोल्डन एक टूल मानते हैं, गोल्डन टूल मानते हैं वास्तु के अंदर। यानी कि जिसको वास्तु में हिट थ्योरी नहीं आती वो बहुत ज्यादा परिणाम नहीं निकाल पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिट थ्योरी। तो देखिए, जब केपी के अंदर एक अच्छी टूल है, उसका लोगों ने प्रयोग वास्तु के लिए कर लिया, तो क्यों हम सर्वाष्टक वर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। फिर जैसे मैं बता रहा था आपको जो है वो इसके बारे में हिट थ्योरी। हिट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिट थ्योरी में क्या होता है कि वेस्टर्न एस्पेक्ट्स में जाके आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका ग्रह अभी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में है ना, उस पर नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो नहीं आ रही है। जैसे उसने परिणाम तो देना है, उसने परिणाम देना है कि भाई मैं प्रोमिस कर रहा हूं शादी का, लेकिन कोई अशुभ ग्रह जो है उसके ऊपर एस्पेक्ट्स कर रहा है। अब कैसे आएगा परिणाम? नहीं आ सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने कुछ बिंदुज बताए ना, ऐसे मेरे पास बहुत सारे बिंदुज है। ये कहां से सीखे मैंने? आप लोगों ने हमें सिखाया। क्योंकि मेरे पास फोन करते कि यार कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो हम भी रिसर्च करते हैं, उन लोगों ने रिसर्च करके। तो ये चीजें बिंदु है, और भी बहुत सारे बिंदु है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो लोग बोर हो जाते हैं, तो मैं ऐसे बहुत सारे टिप्स है जो आपको जरूर समय पे देता रहूंगा है। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको किताबी बातें ही नहीं देता हूँ, अनुभव से जुड़ी हुई और रिसर्च। देखिए, मेरी हमेशा से आदत रहती है कि
अपन अपना कर्म तो है ही, धन कमाना एक कर्म है, करते ही है, प्लस रिसर्च भी करनी चाहिए। जब रिसर्च करते हैं ना तो आनंद फील होता है। ज्योतिष को हमें लेना ही लेना नहीं है, उसको कुछ देने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।